हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों। मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है आज की इम्पोर्टेंट क्लास फ्रांस की प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था के बारे में। तो आज का जो ये क्लास है, वैसे तो बात करें ये बीए सेकंड ईयर के लिए है, क्योंकि हम इसमें बात करते हैं पेपर फर्स्ट का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा जिनको समझना है फ्रांस की प्रशासनिक कानून और प्रशासनिक न्याय व्यवस्था के बारे में। तो आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है और स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि इस टॉपिक को पूरा करने के लिए हमें 2 वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी, यानी 2 क्लास होगी आपके लिए। तो आज की क्लास बहुत ज़रूरी है और इसकी जो सेकंड पार्ट होगा वो इससे भी ज़रूरी है। तो दोनों पार्ट ज़रूर देखिएगा अगर आपको टॉपिक क्लियर करना है। तो बात करते हैं फ्रांस के अंतर्गत। तो ध्यान रखें, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे पहले से मैंने नोट करा है कि प्रशासनिक कानून और प्रशासनिक न्याय, तो ये थोड़ा व्यवस्था देखो, जैसे हम बात करते हैं अपने न्यायपालिका की जो सिस्टम या प्रशासनिक व्यवस्था, वो अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, अब भारत में फ्रांस में भी है। लेकिन फ्रांस में यहाँ की प्रशासनिक और न्याय व्यवस्था बाकी देशों से अलग है। अब क्यों अलग है उसको हम यहाँ पे डिटेल से देखने वाले हैं। और इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्रशासनिक विधि क्या है। प्रशासनिक विधि, देखिए, प्रशासनिक विधि का मतलब होता है कि प्रशासन और नागरिकों के संबंध को नियमित करने वाली विधि। प्रशासनिक विधि का मतलब होता है जिसके अंतर्गत हम वो विधि या वो कानून की चर्चा करते हैं जिसमें नागरिकों के लिए भी कानून व्यवस्था होती है, नागरिकों एवं प्रशासकों के अधिकारों को नियमित किया जाता है, अधिकारों को नियमित। ठीक है, तो प्रशासनिक विधि, फ्रांस में प्रशासनिक विधि है वो अपने अलग तरह के अनुभव, अलग तरह के व्यवस्थाओं के कारण प्रसिद्ध है। फ्रांस की प्रशासनिक जो व्यवस्था है वह तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब जैसे कि देखा जाए तो ब्रिटेन में विधि का शासन है। ब्रिटेन में क्या है? विधि का शासन है। लेकिन यहाँ पर फ्रांस में विधि का शासन न होकर प्रशासकीय विधि है। प्रशासकीय विधि का मतलब है कि प्रशासन को ध्यान में रखते हुए ही विधि वहाँ पे संचालित होती है। अब यहाँ पर जैसा कि अगर एक शब्द यहाँ पे अपने जैसे कि डाइसी ने जो कहा है उसको मैं अगर बताऊँ, डाइसी के अलावा डॉक्टर जैगनिच ने भी कहा है कि प्रशासकीय कानून शासन से संबंधित होते हैं और प्रशासकीय अधिकारियों के कर्तव्यों का उसमें ज्ञान होता है। तो ज़्यादातर जो प्रशासकीय विधि होती है वो किससे संबंधित होती है? प्रशासन से। प्रशासन उनके कार्यों, कर्तव्यों और उनसे जुड़े जो भी नियम विधान होते हैं, ठीक है ना, नियमों से संबंध रखती हैं। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये आपको तभी थोड़ा समझ में आएगा। देखिए, फ्रांस में क्या है, मैं अगर फ्रांस की एक चीज़ आपको अलग से मतलब बताऊं तो फ्रांस में जो न्याय व्यवस्था है वह 2 तरह की न्याय व्यवस्था है। एक तो न्याय व्यवस्था है प्रशासकीय, एक तो है प्रशासकीय विधि, ठीक है ना। प्रशासकीय का मतलब ये होता है कि प्रशासन के ध्यान में रखते हुए, यानी सरकारी कर्मचारी, सरकारी, फ्रांस में न्यायालय भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सरकारी कर्मचारियों के लिए काम करने वाले न्यायालय होते हैं और दूसरे होते हैं सामान्य न्यायालय। क्या होते हैं? सामान्य न्यायालय, यानी ये सामान्य या आम नागरिकों के लिए, सामान्य नागरिकों के लिए काम करते हैं। तो इस तरह से फ्रांस के अंदर न्याय व्यवस्था अलग तरह की पाई जाती है। जैसा कि अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि ब्रिटेन में विधि का शासन है। क्या है? विधि का शासन। तो विधि का शासन का मतलब होता है कि ब्रिटेन में भले वो सरकारी कर्मचारी हो, ठीक है, या सामान्य नागरिक हो, कर्मचारी हो गए, सामान्य नागरिक हो गए, या कोई भी बड़ा नेता, वीआईपी किसी भी तरह का हो, उन सभी के लिए एक ही विधि है। इन सभी के लिए एक ही विधि विधान है या एक ही तरह का कानून होता है। यानी ब्रिटेन में
विधि का शासन अपनाया गया, इसका मतलब उनकी विधि सर्वोच्च है, विधि को सर्वोच्चता रखा गया और कहा गया कि सभी विधि के अकॉर्डिंग है और सभी को एक जैसी विधि का, एक जैसे कानून का पालन करना है। ब्रिटेन में अलग अलग कानून व्यवस्था नहीं है, सभी के लिए एक जैसे कानून की व्यवस्था है। लेकिन फ्रांस में वो अलग है, जो जैसे अभी मैंने समझाया, फ्रांस में विधि का शासन अलग तरह से पाया जाता है। वहाँ पे विधि ब्रिटेन की तरह विधि का शासन नहीं है, वहाँ पे प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था अलग पाई जाती है, क्योंकि ब्रिटेन के अंतर्गत फ्रांस के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए तो अलग कानून व्यवस्था है और आम नागरिकों के लिए अलग कानून व्यवस्था है। तो ये फ्रांस में बाकी देशों से अलग देखा गया है और यही मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि फ्रांस में जब हम ये प्रशासनिक और न्याय व्यवस्था समझ रहे हैं तो क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। चीज़ें ये ध्यान रखनी है कि फ्रांस में का विधि का शासन न होकर अलग तरह का शासन पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सरकारी अधिकारियों के लिए अलग से न्यायालय कानून व्यवस्था होती है और सामान्य नागरिकों के लिए अलग कानून व्यवस्था होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और हम डिटेल से इसको जान रहे हैं और आपको बता देते हैं कि अगर अब ऐसा पूछा जाए कि फ्रांस में ये अलग ऐसा क्यों है, फ्रांस में प्रशासकीय विधि जो अपनाई गई है ये किस आधार पे अपनाई गई है, या प्रशासकीय विधि का आधार क्या है। अगर ऐसा पूछा जाए कि प्रशासकीय विधि का आधार या किस चीज़ों को फॉलो किया जाता है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि काफ़ी विद्वान कहते हैं कि ये काफ़ी पहले से यानी फ्रांस में जब राजतंत्र था तभी से ये सिस्टम फॉलो किया आ रहा है कि राजाओं के लिए, राजा के अधिकारियों के लिए कानून होता था और सामान्य नागरिकों के लिए अलग कानून होता था। तो इस तरह से फ्रांस में आज भी ये व्यवस्था है कि प्रशासकीय कानून अलग होते हैं और सामान्य कानून अलग होते हैं, विधि व्यवस्था अलग होती है। फिर नेक्स्ट इसके बाद आते हैं तो कुछ विद्वान कहते हैं नहीं, इससे भी ज़्यादा चीज हाईलाइट प्रशासकीय विधि जो कानून है वो कहाँ पर प्रतिबद्ध होती है, नेपोलियन के समय। नेपोलियन बोनापार्ट ने जो विधि संहिता बनाई थी, क्या बनाई थी, विधि संहिता, उस विधि संहिता को इन लोगों ने आधार बनाया है। इन्होंने कहा है कि नेपोलियन ने अपने शासन व्यवस्था में दो तरह की विधि निर्माण प्रक्रिया अपनाई थी। एक तो उनके अपने सरकारी अधिकारी नागरिकों के लिए होती, एक सामान्य नागरिकों के लिए हुआ करती थी। लेकिन ये देखा जाए तो कुछ हद तक तो इनके ये प्रशासकीय विधि ये जो अपनाई गई है उसका ये आधार तो है, लेकिन इसके पीछे आज का अगर लॉजिक देखा जाए तो ये देखा जाता है कि एक तो कारण है रोम का वैधानिक दर्शन। एक तो देखा जाता है कि ये जो रोम है, इनके रोम का वैधानिक जो दर्शन है वह उन्हें इस तरह के कानून को बढ़ावा देने की बात करता है। दूसरा, यहाँ पर उनके प्रशासनिक विधि को दृढ़ता प्रदान करने का दूसरा जो आधार है वह है मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण, जो मैंने आपको इससे पहले मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। तो अगर पूछा जाए कि फ्रांस में इसकी प्रशासकीय विधि का कारण क्या है, क्या आधार है, तो ये आधार आप समझ लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया कि प्रशासकीय विधि क्या है, प्रशासकीय विधि क्या है, और मैं कुछ चीज़ें आपको ब्रिटेन के साथ तुलनात्मक तौर से आपको बताने का प्रयास किया। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ जिससे आपको ये पता रहे कि ब्रिटेन की व्यवस्था और फ्रांस की व्यवस्थाओं में काफ़ी चीज़ें हैं जो अलग अलग प्रतीत होती हैं। लेकिन आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग एक प्रश्न आ सकता है, एक प्रश्न ये आ सकता है कि प्रशासकीय विधि को अगर देखा जाए तो ब्रिटेन और फ्रांस में प्रशासकीय विधि के मध्य क्या ज़्यादा अंतर है, या इनका तुलनात्मक अध्ययन करें, तो वो भी एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट बनता है। तो अब आगे देखते हैं जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग काफ़ी हाईलाइट है, वो है कि फ्रांस के अंतर्गत न्यायालय भी दो तरह के मैंने आपको बताए हैं कि एक तो सरकारी अधिकारियों के लिए न्यायालय होते हैं, दूसरे सामान्य आम नागरिकों के लिए न्यायालय होते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रशासकीय विधि का स्वरूप क्या है। प्रशासकीय विधि का स्वरूप क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, अपने फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में
जो दीवानी मामले हैं या दीवानी कानून है वो लिपिबद्ध है और नेपोलियन ने अपने विधि संहिता के तहत इनको ये रूप प्रदान किया था। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इनके जो कानून है, विधि का स्वरूप क्या, मतलब विधि यहाँ पे कैसी है, लिपिबद्ध है। लिपिबद्ध या हम कहेंगे लिखित रूप में उपलब्ध है और इसको ये लिखित रूप प्रदान किया है नेपोलियन की विधि संहिता के द्वारा। उसने विधि को एक लिपिबद्ध करने में महत्वपूर्ण काम दिया था। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इनकी प्रशासकीय विधि का स्वरूप क्या है, लिपिबद्ध है। जबकि अगर आप देखा जाए तो ब्रिटेन में है वह कानून लिपिबद्ध नहीं है, वहाँ पर उनके रीति रिवाज और ये क्या कहते हैं रूढ़िवादी मान्यताओं का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा अगर मैं ऐसे बात करूं कि अगर फ्रांस की तुलना ब्रिटेन के शासन से करी जाए, फ्रांस की तुलना अगर ब्रिटेन के शासन मतलब ब्रिटेन के जो विधि वाली शासन है, विधि शासन से तुलना करें तो क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि ये इसलिए मैंने अभी कहा था कि एग्ज़ाम के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट बनता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रांस और जो इंग्लैंड है दोनों ही यूरोप के राज्य हैं, लेकिन दोनों में विधि और न्याय की जो व्यवस्था है वो अलग अलग है। तो दोनों में ये जरूर देखा जाता है कि एक तो विधि एवं न्याय की व्यवस्था पृथक है। क्या है, पृथक यानी अलग अलग है। ठीक है ना, पृथक है मतलब अलग, ये सिस्टम अलग बताया गया कि यहाँ पर विधि व्यवस्था देखा जाएगा और फ्रांस में देखा जाए यानी ब्रिटेन और फ्रांस में तो अलग अलग होती है। क्यों, क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया कि ब्रिटेन में क्या है कि ब्रिटेन में विधि का शासन है, विधि का शासन है। इसका मतलब क्या है कि ब्रिटेन में सभी नागरिक विधि यानी कानून के तहत समान है, उसके भेदभाव नहीं किया गया है, भले वो सरकारी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, वीआईपी गेस्ट वगैरह कुछ भी हो। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि सभी नागरिक भले अमीरी गरीब जो भी हो वह कानून के समक्ष बराबर हैं। ये बात तो यहाँ पे ब्रिटेन में है। लेकिन अगर हम ये देखा जाए कि फ्रांस में क्या है, तो जैसे मैंने बताया था तो फ्रांस में अलग व्यवस्था है। क्यों, क्योंकि फ्रांस की अगर देखा जाए तो फ्रांस में ब्रिटिश शासन व्यवस्था की अलग व्यवस्था पाई जाती है और यहाँ पे कानून की दृष्टि से भेद ब्रिटेन में तो भेद नहीं किया जाता है। ठीक है ना, एक जैसे, लेकिन यहाँ पर भेद किया जाता है। क्या किया जाता है, भेद। किस तरह से, कानून एवं न्याय की दृष्टि से फ्रांस के अंदर भेद किया जाता है। फ्रांस में न्याय और कानून सरकारी अधिकारी और सामान्य नागरिकों के लिए अलग अलग है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैसे अगर मैं बताऊं तो फ्रांस में सामान्य नागरिकों के लिए न्याय व्यवस्था अलग है और फ्रांस में सामान्य नागरिकों के लिए न्याय व्यवस्था भी अलग है और कानूनी व्यवस्था भी अलग है। तो इस तरह से आप ध्यान रखें। तो वहाँ पर प्रशासकीय न्यायालय भी है और प्रशासकीय कानून व्यवस्था भी अपनाई गई है। तो यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं तो फ्रांस के अंतर्गत प्रशासकीय कानून है एवं प्रशासकीय न्यायालय है। तो ये दोनों व्यवस्था अलग है कि यानी एक सिंपल अभी बताया था ना कि वहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी होते हैं सॉरी जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके लिए न्याय और कानून अलग हैं और दूसरा वहाँ पर फ्रांस के अंदर सामान्य जो नागरिक हैं उनके लिए न्याय और प्रशासनिक व्यवस्था है वो अलग अलग है। तो ये चीज़ें आपको मैंने हाईलाइट बताई कि अपने ब्रिटेन और फ्रांस में अगर तुलना की जाए विधि के शासन की तो क्या फ़र्क होता है, समझ में आ गया होगा। अब हम सीधा सा पॉइंट पे आते हैं कि फ्रांस की जो न्यायपालिका और प्रशासनिक न्यायालय है यानी फ्रांस की जो न्याय पद्धति है उसकी क्या विशेषता है। ठीक है, वो समझ लीजिए, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाने का हम प्रयास करेंगे।
और एग्ज़ाम के हिसाब से मैंने आपको ये कहा है कि आप दोनों वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि दोनों वीडियो से ही आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। तो फ्रांस की न्याय पद्धति की विशेषता की बात करते हैं। फ्रांस की न्याय पद्धति की विशेषता, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको ये समझाने का मैं प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले देखा जाए कि फ्रांस में ये जो न्याय व्यवस्था है, इस व्यवस्था को किसने एक धरातल रूप प्रदान किया, तो ध्यान रखिएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट के रहते ही फ्रांस में एक व्यवस्थित विधि संहिता का निर्माण हुआ था। क्या हुआ था? विधि संहिता का। इससे पहले अगर देखा जाए तो फ्रांस में कहीं पर न्याय व्यवस्था या फिर कानूनी व्यवस्था एक सिस्टम से और लिपिबद्ध नहीं पाई जाती है। लेकिन जब से नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने अस्तित्व को, साम्राज्य को बनाना चाहा, तो उसने एक व्यवस्थित और लिपिबद्ध एक विधि संहिता का निर्माण किया था। तो हम ये कह सकते हैं कि हम जो भी अभी पढ़ रहे हैं या फ्रांस की न्याय व्यवस्था को समझ रहे हैं, तो इस न्याय व्यवस्था का जो आधार है वो है नेपोलियन बोनापार्ट की विधि संहिता, क्योंकि इसने फ्रांस को न्याय व्यवस्था को विकसित करने में योगदान दिया था। ओके, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं विशेषता की, तो हम पॉइंट टू पॉइंट बढ़ते हैं। तो पहली सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता है कि फ्रांस में जो विधि है वह लिखित रूप में पाई जाती है, यानी कानून व्यवस्था लिखित है। तो पहली व्यवस्था हो गई, विशेषता होगी कि लिखित विधियाँ। क्या होगी? लिखित विधियाँ, क्योंकि जैसे जस्ट अभी मैंने बताया कि यहाँ पर इनको एक विधि स्वरूप है वो लिपिबद्ध दिया गया है। और जैसा कि देखा जाए ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में ज़्यादातर जो भाग है कानून का वह लिपिबद्ध नहीं है। वह कानून व्यवस्था जो वहाँ पर है वह कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वहाँ पर अलिखित रूप में पाई जाती है, क्योंकि उनको वहाँ की व्यवस्था, सिस्टम और रूढ़िवादी व्यवस्थाओं का महत्व दिया गया। लेकिन फ्रांस की अंदर बात करें तो फ्रांस में जो विधि है वह लिपिबद्ध रूप में पाई जाती है, उसको लिखित रूप में वहाँ पर पूर्णतः उपलब्ध व्यवस्थाओं में शामिल किया गया है। तो फ्रांस की जो न्याय व्यवस्था है, न्याय पद्धति है, वो लिखित रूप में मौजूद है, जबकि ब्रिटेन में नहीं। दूसरी विशेषता की बात करें, संसदीय विधियां। संसदीय विधियां, डियर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, फ्रांस में कानून बनाने की जो व्यवस्था है वो किसकी है? फ्रांस में कानून बनाने की व्यवस्था वहाँ की संसद की है। यानी फ्रांस में कानून है, उसका आधार क्या है, यानी कानून कौन बनाता है? तो फ्रांस में कानून है वो संसद बनाती है। तो इसका मतलब उनकी न्याय पद्धति की क्या विशेषता होगी? संसदीय विधि, यानी संसद के द्वारा कानून है वह बनाए जाते हैं। तो कहेंगे सर ये तो हर जगह होता है, लेकिन अगर बात की जाए ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में कानून है वो वहाँ की संसद ही नहीं बनाती है, क्योंकि इनकी ज़्यादातर जो कानून है वह कानून कहीं ना कहीं देखा जाए तो रूढ़िवादी प्रथाओं के रूप से बने हुए हैं, जबकि फ्रांस में ऐसा नहीं है। फ्रांस में कानून जो भी है वो उनके संसद के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन ब्रिटेन में वहाँ की रूढ़िवादी रीति रिवाज या जो परंपराएं थी, प्रथाएं थी, उन्होंने कानून का रूप लिया है। तो इस तरह से ये यहाँ की फ्रांस की व्यवस्था है वह है संसदीय विधियाँ। तीसरा पॉइंट गौर से समझिएगा और इम्पोर्टेंट है इसलिए, तो ध्यान रखें, न्यायपालिका एक प्रशासकीय अंग मात्र है। न्यायपालिका एक प्रशासकीय अंग मात्र है। अब ये विशेषता कैसे हुई? तो देखिए, आपको यहाँ पर बता देते हैं कि जैसे भारत है, ब्रिटेन है और भी विभिन्न देशों की अगर बात करें तो ज़्यादातर उसमें क्या है कि न्याय व्यवस्था है वो स्वतंत्र रूप में पाई जाती है। यानी सरकार के जो अंग होते हैं जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, इनका अलग अलग काम होता है और उनका काम ही उनके इस नाम को प्रमुखता देता है। यानी उनका ये काम ही उनको ये एक पहचान देता है कि भाई न्यायपालिका काम है न्याय करना, और इसके लिए वह व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होकर काम करती है। लेकिन फ्रांस में क्या है पता है,
फ्रांस में जो न्यायपालिका है वह एक सिर्फ न्यायिक अंग नहीं है, वह एक प्रशासन का अंग है। प्रशासन यानी सरकार का ही एक अंग है, और इस तरह से वह सरकार का एक अभिन्न अंग होकर काम करता है। क्योंकि जैसे कि अभी मैंने बताया था, फ्रांस में न्याय व्यवस्था भी अलग सिस्टम की है, क्योंकि वहाँ के सरकारी अधिकारियों के लिए अलग कानून, अलग न्यायालय होते हैं, और सामान्य अधिकारी नागरिकों के लिए भी अलग न्यायालय होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो खुद ब खुद फ्रांस के जो न्याय है, न्याय व्यवस्था और जो न्यायपालिका है, वह खुद उनके सरकारी अंग का एक हिस्सा होती है। लेकिन हमारे विभिन्न देशों की बात करें तो न्यायपालिका सरकार का अंग जरूर है, लेकिन उसका हिस्सा होकर काम नहीं करती, वह स्वतंत्र रूप में काम करती है। तो ये बहुत ही अलग रखा गया है। मतलब एक सिंपल शब्द में कहूँ ना, तो फ्रांस में न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, जबकि ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि न्यायपालिका किसी भी देश में स्वतंत्र होनी चाहिए। लेकिन इस पॉइंट का मतलब है कि फ्रांस में न्यायपालिका है वो स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि फ्रांस में न्यायपालिका एक मूलतः प्रशासकीय अंग है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को वहाँ पे मान्यता नहीं दी गई है। क्लियरली हो गया ये पॉइंट। बात करते हैं चौथा इम्पोर्टेंट विशेषता वाला पॉइंट, जो आपको और इम्पोर्टेंट समझाएगा, और वह विशेषता यहाँ पे मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि फ्रांस में न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव है। डियर, ये ध्यान रखिएगा, क्या लिखा है आपके सामने, न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? तो इससे जस्ट पहले अमेरिका का जो मैंने टॉपिक क्लियर किया था, उसमें बहुत अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि जो न्याय यानी कानून बनाने वाली जो व्यवस्था होती है, उनके बने कानून की विधिवत जांच करने का जो अधिकार न्यायपालिका के पास होता है, उनको रद्द करने का अधिकार संविधान के तहत जो न्यायपालिका के पास होता है, तो यही कहलाता है न्यायिक पुनरावलोकन। यानी सर्वोच्च संस्था के द्वारा जब कानून बनाए जाते हैं या विधि बनाई जाती है, उस कानून विधि की जांच करने का जो न्यायपालिका को जो अधिकार है, वह न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। तो अब यहाँ पर तो जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ की जो न्याय व्यवस्था है वो खुद एक सरकार का ही अंग है, तो उससे ज़्यादा ना तो स्वतंत्रता है ना इतने अधिकार हैं। तो हम यही कह सकते हैं, और यह यहाँ पर है कि फ्रांस में वहाँ के न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान नहीं की गई है, क्योंकि यह खुद ब खुद सरकार का ही एक अंग है। और जैसा कि अपने विभिन्न देशों में अमेरिका और भारत की बात करें, वहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन है, तो वैसी व्यवस्था यहाँ पर नहीं अपनाई गई है। और यहाँ पर अगर बात करें ऐसी अगर कोई व्यवस्था है कि भाई किसी न्यायालय की किसी कानून की जाँच करना है, तो ये उसकी एक अलग विभाग है, वो जाँच करता है। संवैधानिक जो परिषद बनी होती है ना फ्रांस में, वह किसी कानून की व्यवस्था की जांच करती है, लेकिन वहाँ पे एक तरह से न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति प्राप्त नहीं है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इसका जो टॉपिक है, मतलब पॉइंट है, वो है न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो जैसे देखा जाए, भारत का ही दिमाग में रखिए कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, क्योंकि फ्रांस में एकदम अलग है, फ्रांस में बिल्कुल अलग है, और मज़ेदार आपको समझ में आने वाला है। जैसे भारत की बात करें तो भारत में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वह एक वरिष्ठ न्यायाधीशों के एक संगठन यानी कॉलेजियम पद्धति के द्वारा न्यायाधीशों का चयन किया जाता है, और राष्ट्रपति उसको मंजूरी प्रदान करता है। लेकिन फ्रांस में क्या है पता है, फ्रांस में न्यायाधीश होने के लिए एक योग्यता परीक्षा होती है। क्या होती है? योग्यता परीक्षा, मतलब प्रतियोगिता परीक्षा। न्यायाधीशों के बनने के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा होती है, और वह परीक्षा पास करने के बाद एक उच्च न्यायिक, ध्यान रखिएगा, उच्च न्यायिक परिषद है, वह उस परिषद के अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सलाह विमर्श और इसका व्यवस्थित काम करती है। यानी जो उच्च न्यायिक परिषद है, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, न्याय मंत्री, राष्ट्रीय परिषद के 4 जो सदस्य होते हैं और 2 वकील होते हैं, वो मिलकर उच्च न्यायिक परिषद का गठन करते हैं, और इनके द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में काम किया जाता है। मतलब फ्रांस में न्यायाधीश बनने के लिए कंपटीशन एग्ज़ाम देना होता है, और वह पास करने के बाद ही
उच्च न्यायिक परिषद के द्वारा उनको नियुक्ति दी जाती है। यानी उच्च न्यायिक परिषद है ना, वह न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में काम करती है। तो इस तरह से तो ये तो गवर्नमेंट कर्मचारी हो गए कि भाई परीक्षा पास करके अगर कोई न्यायाधीश बन रहा है, जैसे अपने यहाँ पर होता है, तो गवर्नमेंट कर्मचारी हो गए। तो ये गवर्नमेंट कर्मचारी जैसा ही है यहाँ पे, क्योंकि इसको न्याय व्यवस्था को अलग रखा ही नहीं गया है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। यहाँ पर न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया भी सबसे हटके अलग रखी गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट 6ठी विशेषता जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखें, न्याय से पूर्व निर्णयों को मान्यता नहीं। न्याय से, या हम ऐसा भी कहें कि हमें फ्रांस में एक व्यवस्था बहुत अलग है, न्याय में पूर्व निर्णयों को मान्यता नहीं। इसका मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा ना, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय ने किसी विवाद मसले पर पहले जो निर्णय दिया है, ऐसे ही विवाद अन्य न्यायालयों में अगर अधीनस्थ न्यायालय में आ रहे हैं तो वो सेम टू सेम सर्वोच्च न्यायालय के दिए गए फैसले को फॉलो करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि आज से 5 साल पहले न्यायालय ने या न्यायपालिका ने जो आदेश दिए हैं, वैसा ही आदेशों का पालन अन्य न्यायालय को करना होगा। मतलब मान लेते हैं कि आज से 5 साल पहले एक व्यक्ति को किसी कारण से गिरफ्तार कर दिया गया था और उसे फांसी दी गई, और उसमें जो फैसला दिया गया था वैसा ही फैसला, वैसा ही विवाद अब किसी राज्य, किसी न्यायालय में आ जाए, तो फिर वो जो न्यायालय है वह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले को रिपीट करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि बाकी जो न्यायालय होते हैं विभिन्न देशों में, वो अपने पूर्व के दिए गए फैसले को अनुगम करते हैं, फॉलो करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग फैसला देती है। यानी पूर्व के जो निर्णय होते हैं ना, वह भविष्य में आने वाले निर्णयों को एक आधार प्रदान करते हैं। लेकिन फ्रांस में ये नहीं है। फ्रांस में पहले क्या निर्णय दिया था वो अब मायने नहीं रखता है। आज जो विवाद आया उस पर नया फ्रेश निर्णय दिया जाता है। पुराने निर्णय में मान लीजिए कि किसी को बरी कर दिया गया था, आज उसको ऐसा ही विवाद आ जाए तो जिसको बरी किया है उसको जेल दी जा सकती है। क्योंकि फ्रांस में क्या है कि समय जिस समय जो फैसला हो रहा है उससे पहले ऐसा कोई अगर कानून फैसला दिया है तो वो फैसले कानून, विधि, व्यवस्था या लेख मान्य नहीं होते। वो फ्रांस में सिस्टम बस यही रखा गया है कि पहले के फैसले, कानून, व्यवस्था आज के समय काम नहीं आएंगे, आज के समय नए फैसले, नए कानून होंगे। तो इस तरह से न्याय में, यानी फ्रांस के न्याय में पूर्व में दिए गए निर्णयों को वर्तमान में मान्यता नहीं दी जाती है, वो काम हो चुका होता है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इसके अलावा लास्ट जो पॉइंट है फ्रांस का वो समझ लीजिए, लास्ट वाला है प्रशासकीय न्यायालय की व्यवस्था। प्रशासकीय यानी प्रशासन से संबंधित, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, प्रशासकीय न्यायालय का मतलब होता है कि फ्रांस में ब्रिटेन की शासन व्यवस्था या अमेरिका की या भारत की जो विधि व्यवस्था है उससे अलग व्यवस्था यहाँ पे पाई जाती है। क्यों? क्योंकि फ्रांस में पृथक 2 तरह की व्यवस्थाएं पाई जाती है, एक तो विधि संहिता और एक न्यायालय। कहने का मतलब है कि फ्रांस में प्रशासकीय न्यायालय 2 तरह के होते हैं, जो मैंने बताया था। एक न्यायालय होते हैं उनके प्रशासन से संबंधित, सरकारी अधिकारियों के लिए न्यायालय व्यवस्था अलग है, और एक है वहाँ के सामान्य नागरिकों के लिए न्यायालय। तो फ्रांस में न्याय व्यवस्था 2 स्तर पर पाई जाती है, प्रशासन और सामान्य नागरिक। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो फ्रांस की प्रशासकीय व्यवस्था बिल्कुल अलग पाई जाती है। तो आज की इस क्लास में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थ्योरेटिकल आने वाला है ना, वो मैंने समझाया। और जब स्टार्ट वीडियो हुआ था तभी मैंने कहा था कि आप समझिएगा सेकंड पार्ट में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि फ्रांस की जो न्याय व्यवस्था है उसकी संरचना कैसे होती है, कितने अधिकारी, न्यायाधीश, कितने न्यायालय होते हैं, वो चीज़ हम देखने वाले नेक्स्ट पार्ट में। तो बने रहिएगा और इम्पोर्टेंट क्लास तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।